गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी, जिसको हम हीट कंटेंट या समाहित ऊष्मा भी कहते हैं। समाहित ऊष्मा क्या होती है, इसको समझने के लिए आप ये देखते हैं कि केमिस्ट्री की अधिकांश अभिक्रियाएं खुले पात्रों में होती है, यानी हम बीकर, परख नली आदि में रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम का सीधा संबंध इन्वायरमेंट या वायुमंडल से होता है। फलस्वरूप अभिक्रियाएं उसी स्थिर दाब पर होती है जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर है। लेकिन इन प्रोसेस में सिस्टम का आयतन स्थिर नहीं रह सकता। इसी वजह से जो स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है वह स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा से भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में हम स्थानांतरित ऊष्मा का आकलन करने के लिए एक नए फलन का उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी या फिर समाहित ऊष्मा। तो समाहित ऊष्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नया शब्द, नया फलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का मान और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। अतः एंथैल्पी के द्वारा हम स्थानांतरित ऊष्मा का आकलन करते हैं और इसको हम H, एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर स्थिर दाब प्रोसेस में केवल दाब आयतन कार्य ही किया जाए तो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम इस प्रथम समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे E2 माइनस E1 इक्वल टू QP, क्योंकि हमने प्रोसेस किस पर किया है, स्थिर दाब पर। तो QP माइनस P V2 माइनस V1। तो यह इक्वेशन थर्मोडायनेमिक समीकरण का ही रूपांतरित रूप है, जो ये दर्शाता है कि स्थिर दाब पर अगर केवल दाब आयतन कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार होता है। अब इसी इक्वेशन को आगे आप देखिए, E2 माइनस E1 इक्वल टू QP, इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो PV2 प्लस PV1, और इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे तो QP इक्वल टू, ये हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप शिफ्ट कर लीजिए, तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, और ये हमें प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि आप ये जानते हो कि E, P और V एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम,
ये तीनों ही अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन होते हैं। इसीलिए जो E प्लस PV, ये जो टर्म बनी है E प्लस PV, जो व्यंजक आपको प्राप्त हुआ है, वो भी एक प्रकार का अवस्था फलन ही होगा, जो कि सिस्टम की अवस्था में हुए परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसी E प्लस PV को ही हम एंथैल्पी या समाहित ऊष्मा कहते हैं और इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। H इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? E प्लस PV। ये H समाहित ऊष्मा, हीट कंटेंट, एंथैल्पी, इसको आप हमेशा याद रखिए। H इक्वल टू क्या होता है? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, H इक्वल टू होता है E प्लस PV। तो इस प्रकार अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा है, जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। बिल्कुल जो इक्वेशन है इसी को हमने डिफाइन किया है कि सिस्टम में किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी किसके बराबर होती है? उसमें निहित ऊर्जा E और आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। दाब यानी P इंटू V, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसमें जोड़ दीजिए आंतरिक ऊर्जा, तो आपको एंथैल्पी H का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एंथैल्पी को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, तो ये आपको एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो सीधा आपको ये लिखना होगा कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, समझाइए। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में हुए एंथैल्पी में परिवर्तन को अगर जानना चाहें तो क्या होगा? प्रारंभिक एंथैल्पी अगर H1 है और अंतिम एंथैल्पी अगर H2 होगी, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू मिलेगा आपको E2 माइनस E1 प्लस P चूँकि कांस्टेंट होता है इसलिए आप इसको बाहर लिख देंगे, और आयतन V2 से V1। तो जो चेंज होता है, जो स्टेट फंक्शन है, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H2 माइनस H1 ये भी एक अवस्था फलन है, E2 माइनस E1 ये भी एक अवस्था फलन है, प्लस P चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हमने P लिखा है बाहर करके, और V2 माइनस V1। तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इस प्रकार चूँकि सामान्य ऊष्मा परिवर्तन स्थिर दाब पर ही आकलित किए जाते हैं, अतः ये आकलन सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को नहीं दर्शा करके वास्तव में सिस्टम की एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो जितने भी ऊष्मा परिवर्तन है, चूँकि हमने बताया कि सारे के सारे स्थिर दाब पर होते हैं, इसलिए हम इसकी किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को नहीं दिखा करके हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंथैल्पी में, यानी QP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H के। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 का ही एक मॉडिफाइड रूप है, जिसमें हम QP इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे? डेल्टा H के। कब? जब सभी अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर होती हैं। तो इसी को हम अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि निश्चित दाब पर, चूँकि हमने यहाँ पर P को कांस्टेंट किया है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि निश्चित दाब पर सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा यानी Q उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। तो जितनी भी स्थिर दाब पर होने वाली अभिक्रिया हैं, उन अभिक्रियाओं में उस सिस्टम के द्वारा जितनी भी अवशोषित ऊष्मा की जाती है, वो उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर हो जाएगी। डेल्टा H से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज़ के आधार पर, कौन सी प्रावस्था के आधार पर हम दो केसेस का अध्ययन करेंगे।
पहला वो केस है जिसमें अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड या लिक्विड अवस्था में है। ये सारा इसका एप्लीकेशनल पार्ट है जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। तो इसका जो बेसिक्स है वो आप एक बार समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो अगर दो केसेस हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सॉलिड या लिक्विड है, ऐसी स्थिति में जो वॉल्यूम होगा वो V1 और V2 एक्सपांशन, ये V1 आयतन में वृद्धि के बाद लगभग V2 ये एक सा रहेगा। कब? जब द्रव या ठोस की अवस्था की बात हम करते हैं। ऐसी स्थिति में एंथैल्पी और उसकी इंटरनल एनर्जी का मान एक दूसरे के बराबर होता है। डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा E। कब? जब हम रिएक्टेंट या तो सॉलिड या फिर लिक्विड फेज में हम लेते हैं। दूसरा केस वो केस है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर गैस अवस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में डेल्टा H का मान कभी भी डेल्टा E के बराबर नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का मान बराबर होता है, और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का मान एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे जिसमें दो गैसेस हैं A और B, वो मिलकर के उनका प्रोडक्ट बनता है C और D। अगर गैस A के N1 मोल लिए आपने और गैस B के N2 लिए हैं, इसी प्रकार से गैस C के M1 और गैस D के M2 आपने इसमें मोल लिए हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट V2 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा V1, तो हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू V। तो डेल्टा, चूँकि आप जानते हो कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P V, और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा। इसमें इन दोनों के मान को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस M2। तो आपको एक इसकी जगह आप दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप डेल्टा N से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। तो ये नई इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चूँकि डेल्टा N का जो मान होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम डेल्टा H की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा E भी हो सकता है और डेल्टा H इज़ लेस देन डेल्टा E भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से अधिक भी हो सकता है और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर के हमने 3 केसेस देखे। पहला केस जिसमें डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E कब होगा, दूसरा केस जिसमें डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन डेल्टा E कब होगा, और तीसरा केस जब डेल्टा H इज़ लेस देन डेल्टा E कब होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे आएंगे कि टाइप ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी कितने प्रकार की हो सकती है? तो एंथैल्पी को हम मोटे तौर पर 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहली है वाष्पन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नाम से पता लगता है कि जब कोई द्रव या लिक्विड सराउंडिंग से ऊष्मा को अवशोषित करे और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में हुई एंथैल्पी में परिवर्तन को हम वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। यानी द्रव का वाष्प में बदलना, और द्रव वाष्प में कब बदलेगा? जब वो सराउंडिंग से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो ऐसी प्रक्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम कहेंगे उस द्रव की वाष्पन की एंथैल्पी। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल की वाष्पन की एंथैल्पी होती है 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो
जब H2O गैस है उसको वेपर में कन्वर्ट किया हमने, उसको वाष्प में कन्वर्ट किया, किसी लिक्विड को जब हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी स्थिति में जो एंथैल्पी प्राप्त होगी वो होगी 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, तो वो उसकी वाष्पन की एंथैल्पी कहलाएगी। अगर इसी रिएक्शन को हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखेंगे तो एंथैल्पी का मान, जब गैस वाष्प से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसी स्थिति में जो एंथैल्पी का मान होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जो वाष्पन की एंथैल्पी 10.5 किलो कैलोरी पर मोल है और वो पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा -10.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो बस ये ध्यान रखिए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसका मान नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी एंथैल्पी है जिसको हम कहते हैं गलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाम से पता लग रहा है कि जब कोई सॉलिड सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रोसेस में हुआ एंथैल्पी में परिवर्तन उस ठोस की गलन की एंथैल्पी कहलाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि H2O सॉलिड है और H2O जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा H का मान +1.44 किलो कैलोरी पर मोल होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी रिवर्सिबल अगर प्रोसेस होता है तो ऐसी स्थिति में एंथैल्पी का मान नेगेटिव हो जाता है और उसकी वैल्यू होगी -1.44 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस प्रकार से दोनों ही डेफिनेशन आप याद रखिए, इनके एग्जाम्पल याद करिए कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है। तो ये हमारा पूरा एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, कब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी या एंथैल्पी कब कम होगी या कब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और एंथैल्पी के प्रकार कितने होते हैं, ये पूरा हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे एक नया टॉपिक हम लेंगे जिसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या है। तो एक सिंपल सी अगर हम परिभाषा देखें तो हमने लिखी है कि किसी सिस्टम के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे इस सिस्टम की ऊष्माधारिता कहते हैं। कोई भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो सिस्टम कितनी ऊष्मा को अवशोषित करेगा, वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी किसी सिस्टम के ताप को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें तो वो जितनी ऊष्मा की उसको आवश्यकता होती है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। इस ऊष्माधारिता को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, C। अब अगर हम देखें कि हीट कैपेसिटीज़ ऑफ द गैसेस, किसी गैस की ऊष्माधारिता आपको निकालनी है, तो यदि किसी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा Q ऊष्मा को अवशोषित कर ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन dt हो, सूक्ष्म ऊष्मा कितनी Q उसने अवशोषित की, तो सूक्ष्म ऊष्मा अवशोषित Q को अवशोषित करने के बाद उसके ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन dt होता है, तो सिस्टम की ऊष्माधारिता को हम C = Q/dt से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, C = Q/dt। यानी Q ऊष्मा अवशोषित करने पर उसके ताप में अगर dt परिवर्तन होता है तो उसकी ऊष्माधारिता C कहलाती है। अब ऊष्माधारिता को हम के 2 रूप होते हैं। पहला, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, और दूसरा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो पहला हम देखेंगे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को समझने के लिए हम जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को देखते हुए हम जानते हैं
कि Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W होता है और W इक्वल टू होगा P डेल्टा V। ये सब आपने पिछली क्लासेस में डेरिवेशन सब किए हुए हैं, सब वैल्यूज़ आप जानते हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर फिर से पुट करना है। तो Q का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। Q वैल्यू आपको मिल जाएगी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब देखिए C इक्वल टू, जो आपने ऊपर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा, C इक्वल टू होता है Q अपॉन dt। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप Q की वैल्यू पुट करिए, तो ये वैल्यू मिलेगी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपॉन dt। अब चूंकि आप जानते हो कि अभी मैंने एंथैल्पी आपको पढ़ाया, एंथैल्पी इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ पर हम डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H। तो C इक्वल टू इक्वेशन आपको मिल जाएगी डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। और इसी को हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं कि Cp इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P। यानी स्थिर दाब पर हम जो ऊष्माधारिता कैलकुलेट करेंगे वो Cp कहलाती, Cp क्या है यहाँ पर, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति डिग्री ताप वृद्धि से सिस्टम की एंथैल्पी में हुई वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। हमने शुरू में स्टार्ट में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी सिस्टम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हमने यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया कि प्रति डिग्री ताप वृद्धि से किसी सिस्टम की एंथैल्पी में वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। अभी अगर हमें स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकालना है तो ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन। बस आप ये ध्यान रखिए कि Cp का संबंध किससे है, H से। स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन ही उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब चूंकि जानते हैं आयतन अगर स्थिर कर दिया तो डेल्टा V का मान 0 हो जाएगा। तो उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q की वैल्यू डेल्टा E के बराबर हो जाएगी। क्योंकि वर्क का जो पद होगा यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो पूरा 0 हो जाएगा। तो सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी। तो हम ये वैल्यू लिखेंगे CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो ये CV क्या है, CV है गैस की स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। दोनों को अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो आप ये देखेंगे कि Cp का संबंध किससे होगा, उसकी एंथैल्पी से, और Cv का संबंध किससे होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी से। याद रखने के तरीके से भी आप बिल्कुल इसको इस तरीके से याद रखें कि P का रिलेशन H से है जबकि V का रिलेशन किससे है, E से। तो Cp और Cv ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद रख लेना है। जैसे आपने H की वैल्यू याद की थी, H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। इसी प्रकार से Cp इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P होता है, जबकि Cv इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V होता है। तो ये हीट कैपेसिटी से हैं Cp और Cv, इनके मान आप आज याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम Cp और Cv में रिलेशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।